हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फुल विस्तृत डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, क्या उनका रहन सहन था, क्या उनका खान पान था। इन सभी बातों के बारे में हम विस्तृत डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता रही है। क्या दे रखा है कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है उनमें से एक प्रमुख सभ्यता रही हुई है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इस सभ्यता का उदय नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित यानी उत्खनन एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन होने के कारण आद्य ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब है इस सभ्यता की खोज किसने की, कब की, तो उसके बारे में इसके बारे में देखिए कि इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय किसी राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। और कब की थी? 1921 में। अगर पूछ लिया जाए तो 1921 में की। उन्होंने ही सर्वप्रथम सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष के बाद 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक स्थल या स्थान प्राप्त हुआ। इसमें दे रखा कि मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। कब की थी? 1922 में। ठीक है। अब सभ्यता का विस्तार, किस प्रकार इस सभ्यता का विस्तार हुआ है, तो देखिए अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मादा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराव तक तथा पश्चिम में मकराना समुद्र तट पर और सुत का गेंडोर से लेकर पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत का गेंडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर या आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मांडा तथा दक्षिणी देमाबाद या दायमाबाद। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। कितना है? 12,99,600, यानी बहुत बड़े भूभाग पर थी ये सभ्यता। बहुत बड़े भूभाग पर थी ये सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना था? 1600 था। और उत्तर से दक्षिण में कितना था? 1400 था। ठीक है। इसी प्रकार सिंधु के समकालीन मिस्र तथा सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत फैली हुई थी। ये कह रहा है कि सुमेरियन सभ्यता से अधिक फैली हुई थी ये सभ्यता। इस सभ्यता के मुख्य स्थल क्या है? कौन कौन से? सिंधु सरस्वती सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से? तो सबसे पहला स्थल है वो है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा इसका प्रमुख स्थल है। ठीक है। अब क्या दे रखा है इसने कि हड़प्पा 6000 से 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में हड़प्पा में भी पुरातत्व उत्खनन किया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1920 में की गई। किसकी? हड़प्पा की। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह सन 1857 में लाहौर सुल्तान रेल मार्ग बनाने में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसे बहुत नुकसान पहुंचा। उनको पता नहीं था, वो रेल बनाने के लिए यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो इनकी ईंटों का उपयोग किया गया। ठीक है। आगे है हड़प्पा।
हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन होने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज ये तो हमने कर लिया था, मुख्य स्थल में चल रहे थे हम, ठीक है। तो अगला कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, ठीक है। 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अब चन्हुदड़ो। तो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो उसके दक्षिणी में स्थित चन्हुदड़ो नामक स्थान पर मोहर और गाड़ियों या गुडियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने किया था। 1943 ईस्वी में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया सबसे निचले स्तर से सिंधु सरस्वती या सिंधु संस्कृति के साक्ष्य मिले। संस्कृति जो हमारा रहन सहन खान पान वो होता है, तो उसके बारे में इसमें जानकारी मिली। फिर अगला है लोथल। क्या है? लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। खुदाई 1954 से 55 में रंगनाथ राव ने के नेतृत्व में की। अगला है रोपड़। क्या है? रोपड़। पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। अब वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? रूपनगर। पहले रोपड़ था। 1950 में इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी इसकी खोज, ठीक है। अगला इसका स्थल है सिंधु सरस्वती सभ्यता का कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा की गई। इन दोनों ने मिलकर इसकी खुदाई की थी। कब की थी? 1953 में की थी। यहाँ पर प्राग हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृति के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अगला है सुरकोटेड या सुरकोटेड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपात जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। अगला है आलमगीरपुर मेरठ। क्या है? आलमगीरपुर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित यह पुरा स्थल की खोज 1958 में किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। इसके शर्मा से लगता है कि ब्राह्मण था, ठीक है। रंगपुर। कौन सा? रंगपुर का तो आपको भी पता होगा कि गुजरात में पड़ता है, इसका तो सामान्य सी बात है। गुजरात के काठियावाड़ प्राय द्वीप में भादर नदी के समीप स्थित इस स्थल की खुदाई है 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मर्द बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उत्तरोत्तर मतलब उसके बाद की जो संस्कृति है उसके अवशेष मिले यहाँ पर। फिर है बनावली। ये कहाँ पर पड़ती है? बनावली या बनावली, एक ही बात है दोनों। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित दो सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई 1973-74 ईस्वी में
रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। अलीमुराद सिंध प्रांत में स्थित इस नगर से कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्नेलियन के मनके तथा पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से बैल की लघु मरण मूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी भी मिली है। सुत का गेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान। यह स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान में दासत नदी के किनारे स्थित है। आपको मुख्य रूप से इनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो और बनावली, ये चार ही याद करने हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित कुछ नवीन क्षेत्र, यानी जो वर्तमान में हमें जो क्षेत्र उपलब्ध हुए हैं, जो नए क्षेत्र हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक है खरवी, यह अहमदाबाद में, कुतुनतासे गुजरात में, बालाकोट बलूचिस्तान में, अल्लाह दिनो अरब सागर में, भगवानपुरा हरियाणा में, देसलपुर गुजरात में है और रोजदी गुजरात में। अब है नगर निर्माण योजना कि उनकी सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर निर्माण योजना किस प्रकार से थी, क्या थी, उसके बारे में तो देखिए शुरू करते हैं कि इस सभ्यता की सबसे विशेष बात है या सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना थी। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह है कि ये जाल की तरह विन्यास थे, मतलब एक तरीके से जाल नहीं होता जैसे मकड़ी जाल होती है, उस तरीके से इन्होंने अपने घर बना लिए थे। ठीक है, फिर आगे है नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। कि नगरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, भवनों का निर्माण भी किस प्रकार से किया गया था, उसके बारे में है। तो नगर निर्माण एवं भवन निर्माण, सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा यानी दीवार बनाई हुई थी का निर्माण कराया जाता है। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थी। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे पैमाने के और सभी प्रकार के भवन के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे। इसकी जानकारी प्राप्त भवनावशेषों से प्राप्त होती है। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। भवनों का निर्माण भी बहुत सुनियोजित ढंग से किया गया था। प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनदान व खिड़कियां भी बनाई गई थी। रसोई घर, स्नानागार, आंगन और भवन मंजिल की होती थी। दीवार ईंटों से बनी होती थी। भवनों घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। लोथल में ईंटों से बना एक हौज भी प्राप्त हुआ है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता विशाल स्नानागार भी थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की एक विशेष बात है कि यहाँ पर विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत भव्य है। स्नानकुंड से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, समय समय पर जलाशयों की सफाई की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया जाता था। इस कारण आज से 5000 वर्ष पूर्व बीत जाने के बाद भी उसका अस्तित्व क्या है, विद्यमान है। कि आज से 5000 पहले की जो सुविधा वो अभी भी विद्यमान है। आगे दे रखा है कि अन्न भंडार, यानी अन्न को किस में रखते थे, कैसे रखते थे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो देखिए शुरू करते हैं। हड़प्पा नगर में उत्खनन में यहाँ के किले की राजमार्ग में दोनों ओर 6 की पंक्तियां वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले। यानी दोनों तरफ 6 की पंक्तियों की क्या है, अन्न के भंडार मिले। अन्न भंडार की लंबाई लगभग 18 मीटर चौड़ी और 7 मीटर थी। यानी लंबाई और चौड़ाई बता रहा है कि 18 मीटर तो लंबी थी और 7 मीटर क्या थी, चौड़ी थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। मुख्य द्वार किसकी ओर खुलता था, नदी की ओर। ऐसा लगता था कि जलमार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता, यानी व्यापार किया जाता था एक तरीके से। संभवतः उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार के राजकीय कोषागार के प्रमुख थे। अब है जल निकास प्रणाली। इनकी सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वो थी जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली जो हमारे आज भी बहुत ही कम मिलती है, लेकिन उस समय ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सिंधु घाटी की जल
निकास की योजना अत्यधिक उत्कृष्ट थी। नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनी हुई थी। मकानों की नालियां सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थी। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था भी थी। निसाफ स्थान पर गड्ढे या नलकूप बने हुए थे। इन नलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था, उनकी सफाई की जाती थी और नालियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। नालियों के मोड़ों पर संगम पर ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब थे सड़कें। ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता में आती है। सिंधु सरस्वती समय की सभी सड़कें थे वो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। ऐसी कुछ विशेषताएं कि सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगरों को कई भागों में विभाजित करता है। सड़कें पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य भागों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर और गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। सड़कों के दोनों ओर नालियों के निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया जाता था और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुष मोखे बनाए गए थे, वो भी साफ सफाई के लिए बनाई गई थी। नलियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध किसी भी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता, सिंधु सरस्वती सभ्यता में मिलता है। यह सामाजिक जीवन की समाज में किस प्रकार से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा है। तो हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत कृषि ढांचे पर भी पनप सकती है। हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप नदी के पास मैदान पर रहते थे। ये शिल्पकार व्यापारी अन्य शहरों में रहने वाले के लिए अतिरिक्त धन पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत सी अन्य कलाओं के भी विशेष रूप से निपुण थे। घरों के आकार में भिन्नता को देखते हुए कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा शब्द आज वर्गों में बटा हुआ था, जैसे हमारे नहीं होता, पहले होता था, अब तो नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण थे, इनमें बटा होता था समाज। अब इनकी है भोजन प्रणाली। क्या है भोजन प्रणाली? देखिए, हड़प्पा सब संस्कृति के लोग भोजन के रूप में गेहूँ, चावल, तिल, मटर आदि का प्रयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे, विभिन्न जानवरों का शिकार कर रखते थे, फलों का प्रयोग भी करते थे। खुद से बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे आकार और प्रकार के खाद्य व पेय सामग्रियों की व्यवस्था में का पता लगता है। पीसने के लिए चक्की का प्रयोग भी किया गया है। वस्त्र सिंधु घाटी के निवासियों की वेशभूषा के संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा साड़ी और पुरुष धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते हैं। स्वयं हाथ से धागा बुनकर वस्त्र बनाते हैं। आभूषण और शौर्य प्रसाद, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णमूल, बूझबंद, हंसली, कंठे, करधनी, पायजेब आदि विशेष उल्लेखनीय है। लकड़ी वाली करथनी और हार भी मिले हैं। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी दांत, हड्डियां और पक्की मिट्टी के बने होते हैं। अमीर बहुमूल्य धातुओं और जवाहरातों के आभूषण धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। धातु एवं हाथी दांत की कंघी एवं आईना का प्रयोग करते थे। केश विन्यास उत्तम प्रकार का था। खुदाई से काजल लगाने के एवं रंगने के लिए छोटे छोटे पात्र मिले। मनोरंजन, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। नर्तंगा की मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता में नाच गाने से प्रचलन में को बताती है। मिट्टी एवं पत्थर के पासे मिले हैं। प्रौद्योगिकी का सिंधु सभ्यता के लोगों का निर्माण, भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखकर उनके तकनीकी ज्ञान बहुत रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे मिश्रित धातु बनाना चाहते थे। उनकी मूर्तियाँ एवं आभूषण बहुत सुंदर थे। मर्तक कर्म, इस काल में भी शवों के जमीन में दफनाया जाता था। शवों के साथ पूरा पाषाण काल के समान भोजन, हथियार, ग्रह पत्थर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी साथ में रखती जाती थी। मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे, जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना था। कुछ स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा भी प्रचलन हो गया था।
जब शव जल जाता था तो उसके राख को मिट्टी के बड़े घड़ों में रखकर सम्मान के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। चिकित्सा व्यवस्था। सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरण, बारहसिंगा के सींगों, नीम की पत्तियों और शिलाजीत का औषधियों की तरह प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी कालीबंगा लोथल से प्राप्त मिले हैं। समुद्री फिंजाग भी औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आर्थिक जीवन, कृषि, पशुपालन क्या होते थे उनके बारे में है। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। सिंधु की उर्वरकता का एक कारण सिंधु नदी के प्रतिवर्ष आने से बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंट की दीवार अंकित रखते थे, यानी एक दीवार बनाई हुई थी। बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राग हड़प्पा सभ्यता की जो कूट मिले हैं, यानी हल लेखा मिले हैं जो हल से जोतते हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जो उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहाँ पे पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे इंडस कहने लगे। हड़प्पा युद्धों एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला करते थे। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गेंडे का ज्ञान था। व्यापार। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, हड्डी या स्लग आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूप, लिपि, मानकीकृत माप, तौल के प्रमाण मिले। वे चक्की से भी प्रचलित थे और संभवतः आजकल के इक्के यानी रथ जैसा कोई वाहन का प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान, फारस से व्यापार करते थे। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया था, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली है, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेल लोहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दलमुन का और माकन। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। उद्योग धंधे, उस समय क्या उद्योग धंधे थे? यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय या धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने, ये बहुत ही कुशल थे, बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था, उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जोहरी का काम भी उन्नत व्यवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, तो सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु सभ्यता। और तो इनको ज्ञान था, लेकिन लोहे का नहीं था। कला का विकास किस प्रकार से हुआ है? तो मूर्तिकला या प्रतिमाएं। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इनका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। खुदाई में सैलखड़ी के बने एक डांडी वाले पुरुष की एक अर्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसके बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर नीचे तक एक अलंकृत दुशाला तथा माथे पर सरबंद है। पत्थर की बनी हुई 2 पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्तिकला का उदाहरण है। चित्रकला। अनेक बर्तनों और मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों, भैंसों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई थी। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए। अब हम मुद्रा कला। हड़प्पाई खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख हैं। ये हाथी दांत पर हुआ है। मिट्टी के लगभग 36,000 मोहरें प्राप्त हुई हैं।
आपको आज मैंने सिंधु संस्कृति सभ्यता पढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।